नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 24 है। कल आपने 200 प्रश्नों की महामैराथन एमसीक्यू की थी और उम्मीद करता हूं आपने उन 200 प्रश्नों को देखा होगा और अपनी तैयारी को मजबूत किया होगा। लगातार एमसीक्यू प्रश्नों को देखते रहिए, यही एमसीक्यू प्रश्न आपकी तैयारी में बहुत ही बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इसी भावना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि चक्षु प्रकाशन की मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित नंबर 1 पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। इसे आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से भी खरीद सकते हैं। इस किताब की खासियत क्या है? ये एक तो इसमें टू द पॉइंट सिलेबस दिया गया है और हर चैप्टर के बाद इसमें एमसीक्यू प्रश्न भी दिए गए हैं, जिससे क्या आप उनकी प्रश्नों की क्वालिटी को भी देख सकते हैं, किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उसको भी समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो टाइटल दिया गया है टॉपिक्स का, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रूपांतरण दिया है ताकि आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो बहुत ही अच्छी किताब है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। और इस किताब की भाषा भी बहुत अच्छी है, आसान भाषा में पूरा टू द पॉइंट सिलेबस दिया गया है। इसे आप खरीद सकते हैं नज़दीकी बुक स्टॉल से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक से। तो मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित चक्षु प्रकाशन की ये बुक है और बहुत ही आसान भाषा में ये किताब है। तो इसे आप जरूर खरीदें अगर आप किताब की तलाश में हैं। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा। और इसके अलावा जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मॉक टेस्ट नंबर 24 है, यहां पर 23 गलत लिख गया है, ठीक है। तो आज का आपका प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ या कब लागू हुआ? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ या कब लागू हुआ। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। बताइए, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए सरल दंड, ऑप्शन बी मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, ऑप्शन सी पिरामिड आरेख, ऑप्शन डी बहुरेखा आरेख। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, पिरामिड आरेख। क्लियर है आपको? तो जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि पिरामिड आरेख है, जिसके आधार पर आयु लिंग संगठन की गणना की जाती है। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। बताइए, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है या दैव विवाह कहलाता है या असुर विवाह कहलाता है या आर्ष विवाह कहलाता है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, कौन सा विवाह कहलाएगा? बताइए जल्दी से। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, दैव विवाह। क्लियर है आपको? दैव विवाह कहलाता है। दैव विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और अलंकारों से सजी कन्या का दान, अलंकार मतलब आभूषण से कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करे। इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था, लेकिन वर्तमान काल में या ना यज्ञ का अधिक प्रचलन है और ना ही दैव विवाह का। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? प्रसव केंद्र है या शिक्षित दाइयां है या शिक्षा है या स्वास्थ्य चर है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीसरे में बाल मृत्यु की समस्या को समाधान का उचित साधन है। बताइए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षा।
तो बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मारे गए शिशुओं की संख्या से है। तो क्या बाल मृत्यु दर का अर्थ क्या है कि जो 1000 प्रति शिशु जन्मे हैं टोटल, और 1 वर्ष की आयु में जितने शिशु मृत्यु हो गई वही बाल मृत्यु दर होती है। बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण निमोनिया ही होता है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान की सबसे उपयुक्त माध्यम शिक्षा है, जिसके द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाए। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है सोरोरेट विवाह क्या है। देखिए, लिवरेट विवाह और सोरोरेट विवाह ये दोनों विवाह आप कंठस्थ कर लीजिए। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह ये भी कंठस्थ कर लीजिए। इन्हीं 4 में से कोई एक आपकी परीक्षा में रखा हुआ होगा, तो इनको जरूर कंठस्थ करके जाइएगा पेपर में। सोरोरेट विवाह क्या है? मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, या मामा की लड़की के साथ विवाह, या मौसेरे भाई बहन के विवाह, या चचेरे भाई बहन का विवाह। तो बताइए सोरोरेट विवाह क्या है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, या मामा की लड़की के साथ विवाह, या मौसेरे भाई बहन का विवाह, या चचेरे भाई बहन का विवाह। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सोरोरेट विवाह क्या है? तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, मृत बहन के तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह। क्लियर है आपको? चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को सोरोरेट विवाह यानी कि साली विवाह कहते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? बताइए, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? ए यीस्ट, बी मोल्ड, सी बैक्टीरिया, डी इनमें से सभी। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 5वें का भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका 5वें का सी, बैक्टीरिया। तो भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में बैक्टीरिया की समावेश से वह दोषपूर्ण हो जाता है तथा उसे आहार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु अच्छे भी होते हैं, इतना भी आप याद रखिएगा। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको पहचानना है। 1.2 गुणे BMR, 1.4 गुणे BMR, 1.2 गुणे BMI, या 1.4 गुणे BMI। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका, BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मोटाबोलिक रेट। क्या होता है? बेसल मोटाबोलिक रेट। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका छठे का बी है। क्लियर है? 1.4 गुणे BMR, ठीक है, बेसल मोटाबोलिक रेट। तो बेसल मोटाबोलिक रेट BMR ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक कार्यशैली आदि पर निर्भर करता है। यह हमें बताता है कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब हमें कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। BMR को व्यक्त करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट ने एक फार्मूला दिया जो विभिन्न कार्यशैली के आधार पर निम्न प्रकार है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये 1.2 गुणे BMR, ठीक है। और यदि व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हो तथा खाद्य ऊर्जा, तो खाद्य ऊर्जा क्या होगी? 1.375 गुणे BMR। और यदि व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा क्या होगी? 1.901 गुणे BMR। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई 1.4 गुणे BMR होती है। क्लियर है आपको? कैलोरी गणना जो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई है वो 1.4 गुणे BMR होती है। अगला प्रश्न है आपका 7वां, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी खनिज पदार्थ। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी खनिज पदार्थ। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। 7वें जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है आपको? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही उत्तर है।
तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जिसे दैनिक कुल भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। क्लियर है आपको? कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। कार्बोज की सरलतम इकाई की संरचना CH12O होती है। यह ग्लूकोज है। क्लियर है आपको? यहां पर ये गलत मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये गलत लिखा है, C6 होगा, ठीक है, H12 होगा और O6 होगा, ठीक है, C6H12O6, C6H12O6, ये याद रखिएगा, C6H12O6, ये यहां पर गलत लिखा है, ठीक है। मैं जब PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो इसको सही कर दूंगा, C6H12O6 होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपका ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए। इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा, 8वें का डी, 40 ग्राम, ठीक है, 40 GMS, ठीक है। तो ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा 40 GMS निश्चित की गई है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य एक मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। बताइए। बड़ी या छोटी इकाई, छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो कौन से प्रतिशत के बीच में पाया जाता है बताना है आपको। बताइए। 40 से 60%, 20 से 30%, 55 से 75% या 75 से अधिक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से। तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 40 से 60%, ठीक है। ये एक फालतू में टाइप हो गया यहां पर, इसको ध्यान रखिएगा। तो बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य 40 से 60% के बीच में पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? बताइए। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अति पोषण कहलाता है, या अल्प पोषण कहलाता है, या सुपोषण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो 10 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, अति पोषण कहलाता है। क्लियर है आपको? अति पोषण कहलाता है। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अति पोषण कहलाता है। अति पोषण जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा यह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है तो वो अति पोषण कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपरविटामिनोसिस ए तथा डी आदि। क्लियर है आपको? अगला है आपका, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। तो बताइए द्रौपदी का पांडवों से विवाह किसका उदाहरण है? आप भ्रातृक बहुपति या शाली विवाह या समकालिक शाली विवाह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। द्रौपदी का पांडवों से विवाह किस विवाह का उदाहरण है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, भ्रातृक बहुपति विवाह। द्रौपदी का पांडवों से विवाह भ्रातृक बहुपति विवाह का उदाहरण है। इसमें एक स्त्री अपने पति के सभी भाइयों की पत्नी होती है। वर्तमान में भारत में जौनसार बाबर के खस तथा नीलगिरी टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रदाय दिया है? बताइए। इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रदाय दिया है? ए जिमरमैन, बी मर्डॉक, सी लीपले, डी बर्गेस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका सही है?
12 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? लीपले ने, किसने? लीपले ने दिया है। तो स्तंभ परिवार की अवधारणा लीपले ने दी है। लीपले ने परिवार के एक ऐसे रूप को स्तंभ परिवार की संज्ञा दी है जिसमें एक नाभिक परिवार के साथ एकाधिक अन्य संबंधी भी रहते हैं। क्लियर है आपको? इनकी दृष्टि से स्तंभ परिवार कई दृष्टि में एक आदर्श परिवार होता है क्योंकि इसमें पितृसत्तात्मक परिवार की अपेक्षा पारिवारिक स्थायित्व एवं निष्ठा के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की काफी मात्रा में प्राप्त होती है, जो पितृसत्तात्मक परिवार में प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है आपको? तो स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी? लीपले ने दी है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? बताइए। संयुक्त परिवार या सम्मिश्रित परिवार या वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 13वें का, 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन है। क्लियर है आपको? सम्मिश्रित परिवार। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर 13वें का। विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते हैं। प्रायः वे एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। इसमें मातृपक्ष या पितृपक्ष या दोनों पक्ष हो सकते हैं। क्लियर है आपको? परिवार टॉपिक पूरा गरिमा बैच में पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, एक एक चीज बताई गई है। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? बताइए। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? ए 1911, बी 1951, सी 1921, डी 1932। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बताएंगे। 14 का सी ऑप्शन आपका सही है, 1921 को दी गई है। क्लियर है आपको? तो भारत की जनसंख्या में वर्ष 1921 के पश्चात तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली, इसीलिए वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 15वां। भारत में किस वर्ष जेंडर बस्टिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? ए 2002, बी 2005, सी 2007, डी 2008। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। भारत में किस वर्ष जेंडर बस्टिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? ए 2002, बी 2005, सी 2007, डी 2008। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 15वें का बी ऑप्शन आपका सही है, 2005 में। क्लियर है आपको? तो भारत में जेंडर बस्टिंग का औपचारिक रूप से वर्ष 2005 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 16वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 16? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सही उत्तर देंगे इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? तो 16 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21 का या 21A। तो संविधान अधिनियम 86वां संशोधन जो था 2000 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना दिया जा सकता है? तो दहेज निरोधक जो अधिनियम 1961 में आया था उसमें संशोधन 1986 में किया गया था, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के तहत अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, डी 25,000। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 17 का बी ऑप्शन आपका सही है, 15,000। क्लियर है आपको?
दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना देना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 18वां। R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किस संदर्भित करता है? बताइए। R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? ए पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, या बी ऑप्शन विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, या सी ऑप्शन समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की प्रतिष्ठित तथा समादर के बीच अंतर, या डी ऑप्शन पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में प्रतिरचित अंतःक्रिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? तो 18 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या है? ए, पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 18 का। तो R.W. कोनेल ने पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न न केवल नारी के देह और आत्मा की पुरुष वर्चस्व से मुक्ति की बात की, अपितु उन्होंने अलग से एक ऐसे नारीवादी सामाजिक विज्ञान के विचार को रखा जिसे एक नए लिंग क्रम पद से संदर्भित किया। क्लियर है आपको? अच्छे से बस पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। जिसने निरंतरता दिखाई एग्जाम तक, निश्चित रूप से 40,000 उसके अकाउंट में सैलरी आएगी पहली मुख्य सेविका की। क्लियर है आपको? तो अगर आप अपने अकाउंट में 40,000 की सैलरी चाहते हैं तो कम से कम डेली 40 मिनट पढ़ने की कोशिश करिए लगातार बैठकर, और बीच में क्लास छोड़कर भागने की आदत छोड़ दीजिए। क्लियर है आपको? जब भी क्लास शुरू करें पूरी करें। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क यानी कि अनौपचारिक नियंत्रण, या ऑप्शन बी परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण, या ऑप्शन सी उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण, या ऑप्शन डी संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए सीमा शुल्क अनौपचारिक नियंत्रण, बी परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण, या सी उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण, या डी संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, क्योंकि ये गलत दिया गया है यहां पर। ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता, उपहास और कुछ होता है, वो अभी आपको बताया जाएगा। सीमा शुल्क होता है अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा होता है अनौपचारिक नियंत्रण, उपहास क्या होता है? अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण। उपहास क्या होता है? अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रत्यक्ष नियंत्रण, तो इसलिए वो गलत हो गया। और संस्कार क्या होते हैं? अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं। क्लियर है आपको? जितने भी सरकारी कानून होते हैं, पुलिस होती है, जेल होती है, ये सब क्या है? ये औपचारिक नियंत्रण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है एक आंदोलन, एक प्रगति, एक विकास, एक वर्ग संघर्ष। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। योजनाबद्ध सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइए। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 20 का जो सही ऑप्शन है आपका बी है। क्लियर है आपको? प्रगति कहलाते हैं। क्लियर है? तो प्रगति एक योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन है। यह सामाजिक परिवर्तन के निश्चित दिशा को दर्शाती है। क्लियर है आपको? यहां पर परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है आपका 21। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अथवा अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? एक के डेविस की, या मैकीवर एवं पेज की, या एच.एम. जॉनसन की, या विल्वर्ट ई. मोर की। बताइए किसकी है परिभाषा? सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? के डेविस की, या मैकीवर एवं पेज की, या एच.एम. जॉनसन की, या विल्वर्ट ई. मोर की। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, के डेविस।
क्लियर है आपको? के डेविस की है। तो के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। एच एम जॉनसन ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचना परिवर्तन से है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 22 यानी कि 22। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? बताइए। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? ऑप्शन ए किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, या ऑप्शन बी ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, या ऑप्शन सी ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपर्युक्त सभी। क्लियर है आपको? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत उपर्युक्त सभी कृत्य शारीरिक क्षति कारित करने में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका 23। अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? बताइए। अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, या दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, या दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन है, या दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन है, या दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता है, या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही है, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। क्लियर है आपको? तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से तात्पर्य दो अलग अलग पीढ़ियों के मध्य उनके वैचारिक मूल्यों और मनोवृत्तियों में असमानता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 24। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, या बी नीति आयोग द्वारा, या सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, या डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 24 का जो ऑप्शन सही है वो आपका बी है, नीति आयोग। क्लियर है आपको? भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 25। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? एन ओकले, बी मारिया स्मिथ, सी मेग स्टेसी, डी करुणा चानना। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? बताइए। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, करुणा चांदना ने। क्लियर है आपको? तो करुणा चांदना ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड वुमेन में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर है आपको? तो करुणा चांदना ने क्या किया? अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी एजुकेशन एंड वुमेन, और उसमें इन्होंने सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर है आपको? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडी, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की? गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 24। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, और कल की महामैराथन क्लास जो एमसीक्यू की थी वो कैसी लगी। क्या आप हर संडे को उस तरह की क्लास देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज लगातार बस पढ़ते रहिए। प्रश्न कठिन लगता है उसे बस देखिए, उसे बस पढ़िए बार बार। चीजें आपको आसान लगने लगेंगी जब चीजें आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे। अगर मैदान छोड़कर भागेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी आगे होगी।
और जो शॉर्ट लिस्टिंग के इंतजार में बैठे हैं निश्चित रूप से उनका नुकसान होगा। जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं उन हजारों लोगों से जो अभी शॉर्ट लिस्टिंग के इंतजार में बैठे हैं। क्लियर है आपको? पेपर सबको देने को मिलेगा, लेकिन नौकरी उसी को मिलेगी जो अभी से पढ़ाई शुरू कर चुका है और निरंतर पढ़ाई करता रहेगा। क्लियर है आपको? तो कर हर मैदान फतेह। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो आज आपका प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।